देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्रैश साइकिल, ठीक है ना, क्रैश चक्र। तो पहले हमने थोड़ी बात करी थी कि इसे TSA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना, साइकिल। और ये क्योंकि इसका जो पहला उत्पाद रहता है 3 कार्बन का होता है और इसे वैज्ञानिक ने खोजा था क्रैब, तो इसीलिए इसके ऊपर इसका नाम क्रैब साइकिल रख दिया। अब ये साइकिल है किस तरह से और कैसे पहला उत्पाद जो है वो 3 कार्बन का बनता है। देखो भाई, हमने कार्बोक्सिलेशन करवाया जिसमें हमने क्या बनाया, पायरुविक एसिड बनाया एक ग्लूकोज से। अब ये कार्बोक्सिलेशन के बाद ये जो पायरुविक एसिड है ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री में। अब वहाँ पर हमने क्या करवा दिया, पायरुवेट डिहाइड्रोक्सीजिनेज एंजाइम से मिलाकर हमने एक क्या बना दिया, एसिटाइल CoA एंजाइम का निर्माण करवा दिया। अब ये एसिटाइल CoA जो है वो कहाँ जाएगा, हमारी एक क्रैब्स यानी एक साइकिल में जाएगा, ठीक है ना। साइकिल कैसे जाएगा, यानी कि एक पूरी साइकिल बनाते हुए ये एक पूरी प्रक्रिया संपन्न करेगा जिसमें हमें 3 कार्बन का एक पदार्थ मिलेगा, ट्राई कार्बोक्सिलेज जो हमारा एसिड है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनेगा देखो, अब ये एसिटाइल CoA जो है वो OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ क्या कराएगा, अभिक्रिया करेगा, जो कि 4 कार्बन का होता है। एसिटाइल CoA जो है हमारा वो कितने कार्बन का है, ये हमारे 2 कार्बन का होता है। तो 4 और 2 कितने, 6 कार्बन का है। अब ये जो है पहला स्थायी उत्पाद क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड यानी वही ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जो हमारा कितने 6 कार्बन का बना है ना, वो क्या करेगा, एक 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण करवाएगा, ठीक है ना। किसका, अल्फा ग्लूटेरो एसिड का, ठीक है ना। अब ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो है वो क्या करवाएगा, अब देखो 5 कार्बन का स्थायी उत्पाद बना, क्यों, क्योंकि 1 कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाल दी, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड से जब अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनना था। अब ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो है सक्सेनिक एसिड बनाएगा। अब ये सक्सेनिक एसिड जो होता है वो 4 कार्बन का होता है, यानी 5 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, यानी 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकाल दी। अब सक्सेनिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड जो कि वही 4 कार्बन का होगा और फिर OA दोबारा बन जाएगा जो कि 4 कार्बन का होगा। क्यों बनाना था OA दोबारा, ताकि ये फिर से प्रक्रिया जो है साइकिल बनी रहे, एसिटाइल CoA से फिर ये मिलेगा और एक और तरह यानी 2 बार ये जो है प्रक्रिया करवाएगा, है ना। तो ये 2 बार जब करेगा यानी 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल CoA से मिलेंगे तो 2 OA लगेंगे और 2 OA से एसिटाइल CoA 2 मिलकर 2 सिट्रिक एसिड यानी 2 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और फिर 2 कार्बन निकालेंगे और फिर 10 कार्बन का 2 अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बनाएंगे और फिर उसके बाद 2 सक्सेनिक एसिड यानी 8 कार्बन हो जाएंगे, यानी 2 कार्बन निकाल देंगे सक्सेनिक एसिड और फिर ये 2 सक्सेनिक एसिड 2 मैलिक एसिड बनाएगा और फिर 2 मैलिक एसिड 2 OA बनाकर फिर से प्रक्रिया संपन्न करा देगा एक और, ठीक है ना, यानी वही सिट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी 2 बार में ही संपन्न होती है। कौन सी, हमारी क्रैब साइकिल। अब देखो हमें क्या क्या मिला इससे, CO2 को हटाओ, हमें उत्पाद हमारा क्या मिला, ATP NADS की उससे। जब एसिटाइल CoA और OA मिला तो कोई उत्पाद नहीं मिला, ये 3 कार्बन का मिला। लेकिन उसके बाद जो है हमारा जब सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटेरिक एसिड, ये पूरे 5 चरण है, तो 5 चरण में दूसरे चरण में यानी सिट्रिक एसिड से अल्फा ग्लूटेरिक एसिड बन रहा था तो क्या बना, 2 NADS2 बने, ठीक है ना, या लिखते रहना। फिर उसके बाद तीसरे चरण में फिर से 2 NADS2 और 2 ATP बने, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमारा चौथे चरण में 2 FeDH2 बना। अब ये FeDH2 क्या है, अभी हम आगे बात करते हैं। और फिर उसके बाद 5वें चरण में क्या बना, 2 NADS2 बने, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास कुल कितना हो गया, 2 3 5 में हमें क्या मिली, 6 NADS2 बने, ठीक है ना। और तीसरे चरण में हमारा क्या हुआ, वही तीसरे चरण में अल्फा ग्लूटेरिक एसिड से सक्सेनिक एसिड में 2 ATP बने और उसके बाद चौथे चरण में हमारा 2 FeDH2 बने सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड में, ठीक है ना। अब देखो भाई ये NADH2 FeDH2 है क्या, NADH2 क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड डाईहाइड्रोजन, और हमारा FeDH2 होता है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड डाईहाइड्रोजन। अब ये करते क्या है, देखो हमारा जो NADH2 है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, उससे हमें 3 ATP प्राप्त होते हैं जब ये टूटता है। और जो FeDH2 है, जो फ्लेविन हमारा एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन है, उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, 2 ATP जब ये टूटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम कुल जो उत्पाद अब तक हमारा मिला है उसको जोड़े जाने
यानी कि जो हमारे 3 चरण हुआ है, कार्बोक्सिलेशन, एसिटाइल कोई का निर्माण जिसमें हमारे 2 FADH2 बने थे, और फिर अब ये हुआ है क्रैब साइकिल। तो हमारा जो ATP NADH का उत्पाद है, यानी वो बनेंगे तो लास्ट में ATP ना, तो उसका जो उत्पाद निकालेंगे हम, तो डायरेक्टली जो हमारे पास ATP बनेगी, कार्बोक्सिलेशन से 2 मिल ली थी, और उसके बाद जो अभी हमने करवाया उससे भी तीसरे चरण में 2 ATP यानी कि 4 हमारी डायरेक्टली ATP बनी है, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? अभिकारकीय फॉस्फोरिलीकरण, अभिकारकीय फॉस्फोरिलीकरण, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो हमारा इनडायरेक्टली यानी कि जो NADH और FADH से प्राप्त हो रही है वो ATP को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण। और ये चरण ये है क्या, इसको तोड़ने का, जिसको जो आखिरी चरण है हमारा कौन सा, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम भी बोलते हैं, और इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीकरणीय फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं। और ये कितने हैं हमारे NADH2 और FADH2? अभी तो 2 FADH2 प्राप्त हुआ हमें, कौन से चरण में, चौथे चरण में, जब हमारा क्या बनता था, हमारा सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में बदलता था। और उससे पहले हमारे NADH2 हमारे प्राप्त हुए हैं। अभी जो हमें प्राप्त हुए वो कितने हुए हैं, 6, ठीक है ना, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और 5वें चरण में। और उससे पहले हमें एक कार्बोक्सिलेशन से प्राप्त हुए थे 2, और उसके बाद जो हमारा एसिटाइल कोए जब निर्माण हुआ था उससे हमें 2 प्राप्त हुए, 4। तो कुल 10 NADH2 हैं, 2 FADH2 हैं, यानी कि अगर हम तोड़ेंगे तो 10 NADH2 हमारे कितने बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ATP बनाते हैं ना, तो 30 ATP बन जाएंगे। और 2 FADH2 हमारे 2 FADH2 4 ATP बनाएंगे। कुल अगर हम इन सब को जोड़ें तो हमारे कुल ATP कितनी होगी, 38। तो इतनी तो हमें बनानी होती है ATP। तो ये जब हम ETS पढ़ लेंगे तो हमारा ये पूरा ATP बनाने का जो चरण थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे, यानी हमने पूरा श्वसन जो है हम उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे।